तो आज हम लोग थोड़ा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को और डिटेल में देखेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक तरह से एक इसकी एवरेज वेलोसिटी तो नहीं बताती, बट एक तरह से जनरल आइडिया देती है कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना? हाँ। तो अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं जो है p इज इक्वल टू 1/3 n बाय v m v बार स्क्वायर, यहाँ से मैं v बार स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कितना कितना होगा? 3 ev बाय m। ठीक है, ये हो जाएगा। yes. अब हमें पता है ये pv इक्वल टू nRT होता है, तो इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? 3 nRT अपॉन एन एम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैं उसको लिख सकता हूँ एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पे n बाय स्मॉल n बाय कैपिटल n, या फिर जो n बाय n है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3RT अपॉन Na इंटू m। ठीक है, हाँ। इसको अब ये जो मेरा Na इंटू m है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, m0। ये m0 क्या है? m0 बताता है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास मतलब एक मोल के में जितने भी क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का मास होगा, वो हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3RT बाय m0। मोलर मास तो पता ही होगा, गैसेस का मोलर मास पता है कैसे होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का मोलर मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो रहा है, तुम्हारी आवाजें अजीब सी। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16, राइट। ऐसे नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऐसी सारी गैसेस के मोलर मास होते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली याद रहते हैं, इजी टू रिमेम्बर है। तो हमने जो इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जैसे वी बार या वी आरएमएस भी बोलते हैं, इसको हमने मोलर मास पे डिपेंडेंट है और किस चीज पे डिपेंडेंट है? रूट मीन स्क्वायर किस पे डिपेंडेंट है?
किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये रूट मीन्स का किस पे डिपेंडेंट निकली? अभी मैंने निकाला ना फॉर्मूला। Number of मोलर मास पे डिपेंडेंट, तो ये फॉर्मूला जो निकाला मैंने, तो मोलर मास पे डिपेंडेंट है और किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, अब समझ लो, मुझे नाइट्रोजन का निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे निकालूंगा? मुझे पता है वी आर एम एस जो है वो है अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय m0। वी नाइट्रोजन निकालना है मुझे। ठीक है, ये कितना है? अंडर रूट 3 इंटू आर की क्या वैल्यू है? 8.314। और समझ लो टेम्परेचर मैंने ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। ठीक है, तो इंटू 300 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? 14। कितना आएगा? निकालो। निकालो, कैलकुलेटर निकालो, कितना आएगी वेलोसिटी? root of 364 कुछ रूट ऑफ 364 कैलकुलेटर से भी सही नहीं कर रहे हो तुम लोग? नहीं, कैलकुलेटर से नहीं किया। कैलकुलेटर से नहीं किया तो इतना भी सब हाथ से कैलकुलेट किया। कैलकुलेटर यूज कर लो। कोई भी नहीं करा क्या? मेरा भी दो ठीक है, रूट ऑफ 5229। ये क्या हो जाएगा? जो इसका मोलर मास है वो ग्राम्स में है, तो उसको किस में लेना पड़ेगा? किलोग्राम। किलोग्राम। ये 14 इंटू 10⁻³ kg होगा ये। ठीक है, ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 23.11। इसका अंडर रूट, ये वैल्यू क्या है इसके अंदर? इसके अंदर की वैल्यू कितनी आई? 2 10 to minus गैस क्या होती है? गैस का मोलर मास क्या ग्राम्स में होता है ना, हाँ भैया। तो केजी में लेना पड़ेगा। वो समझा
प्लस 3/2 अगर दोनों आंसर इक्वल आता तो इक्वल रहेगा, अगर इक्वल नहीं आता तो इक्वल को कट कर देगा। ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 534,471.43। इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो अराउंड 731 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने सही लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा आएगा कुछ हमारा रूट मीन स्क्वायर। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा टेम्परेचर को रिलेट करेंगे। अभी हमने प्रेशर को रिलेट किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, अब थोड़ा टेम्परेचर को देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमारा क्या इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू 1/3 Nm V बार स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 इंटू N इंटू 1/2 mv बार स्क्वायर। हाँ ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा मैंने? हाफ mv स्क्वायर से कुछ होगा। हाफ mv बार स्क्वायर क्या दिखा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ये बता रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या इसको मैं बोल सकता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता रहा है ना। m है एक मास है और v डैश v बार का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये इसकी कोई भी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता रहा है। ठीक है, और ये प्योरली ट्रांसलेशन। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मुझे निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी E निकालना है ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ठीक है, तो वो क्या होगी, ये मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, तो सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी होगी? अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है तो सारे मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कितने हैं? n। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखूं अगर मैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, PV इज इक्वल टू 2/3 E, ये निकलेगा। इसका मतलब क्या है, PV इज इक्वल टू 2/3, और PV किसके इक्वल होता है हमारा, nRT। या इसको मैं और भी ऐसा लिख सकता हूँ, जो हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के उसमें टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कैपिटल N KBT। याद है ना, ये हमारा यूनिवर्सल गैस लॉ कांस्टेंट है और ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखा तो कैपिटल N KBT हो गया। ठीक है, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा PV इज इक्वल टू N KBT इज इक्वल टू 2/3 E। ठीक है, इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो कितनी हो गई,
2/3 कैपिटल N KB T। ठीक है, अब अगर ऐसे में एवरेज एनर्जी देखूं तो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, E/N। ये गलत है, ये हो जाएगा 3/2। 3/2 हो जाएगा। एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो गया, 3/2 KB T। तो ये क्या है, मेरी हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी है। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसको हमने किससे डायरेक्टली रिलेट कर दिया, उसके टेम्परेचर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो सब एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। और ये सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। ये कौन से फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना। ब्राउनियन मोशन पढ़ा था हमने, वहीं से आया है ना, एक पूरा कॉन्सेप्ट ही हमने डिफाइन किया कि कैसे काइनेटिक सिर्फ मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ये सारी की सारी एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी आ गया। एग्जाम्पल 3.2 देखो। एग्जाम्पल 3.2 पढ़ो। At 300 Kelvin, what is the root mean square speed of helium atom? Mass of helium atom is 4 unified mass. और सब दिया है, मास दिया है 4U या मास, हाँ 4 into 1.6 into 10⁻27 kg। ठीक है, KB क्या है हमारा, 1.38 into 10⁻20। KB है क्या एग्जैक्टली, KB है क्या, मैं पूछने होता क्या है KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो निकाला था उसी को यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे, RMS स्पीड, RMS स्पीड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, या एनआरटी की जगह केबीटी रख सकते हैं। NRT की जगह KBT रख सकते, कहाँ रखेंगे, और 3N वो 3 केबीटी बाय एनएम। 3 KBT by NM। लेकिन 3 KBT by NM क्या है हमारा, V बार। जो हमने V बार पढ़ा था वो क्या था, √3RT by NM। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √R क्या होता है, Na into KB गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इक्वल किसके होता है, यहाँ पे KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बीच में रिलेशन क्या होता है, क्या भैया, गैस लॉ, गैस कांस्टेंट में और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, R is equal to Na into KB। ठीक है, याद आया,
हाँ भैया। ठीक है, तो R को मैं लिख सकता हूँ Na इंटू KB इंटू T डिवाइडेड बाय Na इंटू M। ठीक है, यहाँ से मेरा Na कैंसिल हो गया, तो V बार क्या बचा, अंडर रूट 3KB T बाय M। तो कितना निकलेगा, 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻³ इंटू 300 डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27। इसको जब निकालेंगे कितना आ रहा है आंसर, 1368 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हाँ भैया। क्या अलग, कुछ अलग है? इसको अगर मैं किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करूँ तो 1.368 1.368 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 1.368 हो जाएगा। नहीं भैया, नो भैया। तो 3600 ना सेकंड, 1/3600 3.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3.6 से मल्टीप्लाई करूंगा 136 से इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/1000 और पर सेकंड को पर आवर में कर रहा हूँ तो 3600 3.6 तो कितना आएगा, 4924.8 किलोमीटर पर आवर। तो हीलियम का एक मॉलिक्यूल जो है वो 5000 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। कभी 30 स्पीड पे गए हो? नहीं, कभी नहीं गए। अरे बट तुम्हारे आसपास जो भी गैस है वो ऐसी स्पीड पे घूमती रहती है, सारे मॉलिक्यूल्स जो है इतनी स्पीड पे घूम रहे होते हैं। कभी फील हुआ? नहीं, हाँ गए भैया। अभी तो हवा यहाँ से तुम्हारे आसपास इतनी हवा है, तो सब ऐसे कर रहे। सब ऐसी घूम रही है। वो जो प्रेशर है तुम्हारे ऊपर गैस का, वो सब इसकी स्पीड की वजह से ही हो रहा है। इतनी स्पीड से तुम पे स्ट्राइक कर रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से गैस प्रेशर फील होता है। ठीक है ना? तो एक सेकंड, एक सेकंड। इससे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसाइड होता है भैया। इसी से अभी हमने प्रेशर और वेलोसिटी में रिलेशन निकाला ना। तो दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, जो ये इसमें डिफरेंस आ जाएगा अगर, अच्छा प्रेशर में चेंज हो सकता है, गैस पार्टिकल गैस की उसमें डिपेंड करेगा, गैस का मास क्या है, यहाँ पे m भी है ना, m पे भी डिपेंड करता है एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। मास तो कभी नहीं चेंज होगा ना, और प्रेशर कैसे चेंज होगा भैया? प्रेशर अगर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, अगर कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है ना कितना है। अगर ज्यादा गैस होगी कम वॉल्यूम में तो ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। ठीक है ना? हाँ जी। समझ में आया ये? अभी तक हमने प्रेशर को वेलोसिटी से रिलेट किया था, अब टेम्परेचर को भी वेलोसिटी से रिलेट किया। और जो वेलोसिटी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड है, डायरेक्ट कोरिलेशन। ठीक है ना? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब अभी तो हमने देखा कि ये एवरेज स्पीड क्या होती है। एक और चीज की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। तो जब भी हम लोग
कोई एवरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि बहुत सारी वेलोसिटीज हैं और कुछ ज्यादा है कुछ कम है और जिनका एवरेज ये है। तो नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स का स्पीड्स तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसका। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव 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 या फिर कैसे इंडिविजुअल वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, और इस ग्राफ पे क्या है मेरा NV। ये क्या बता रहा है, जो y एक्सिस पे है वो दिखा रहा है कि कितने मोल्स हैं या फिर कितने बोल सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी ये वेलोसिटी है, और x एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज दिखा रहा है। ठीक है, देखोगे जब VRMS अगर मेरा जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने उस वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर मैंने एक वेलोसिटी ली, ये कुछ एक V1 है, इस वेलोसिटी पे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मतलब N1। ठीक है, तो अगर मैं V1 वेलोसिटी देखूं तो N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी है V1। ठीक है, और ऐसी मैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज लूं, समझ लो ये V2 है और ये मेरा हो गया N2। तो V2 मॉलिक्यूल्स के N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी V2 है। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरा बस दिखा रहा है कि कैसे कैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो इनिशियली क्या हो रहा है V/VRMS अराउंड कहीं इसके सेंटर में लाई कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो बहुत कम वेलोसिटीज हैं ये वाली 0 के पास पास है ना? अगर ये वाली वेलोसिटीज देखूं मैं तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, तो ये बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बीच VRMS के आसपास होंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतने कम मॉलिक्यूल्स रहेंगी जितनी ज्यादा उनकी स्पीड होगी। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लो कि अगर तुम रोड पे जाते हो तो एवरेज स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है गाड़ी की, तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ गाड़ियां होंगी जो बहुत स्लो चल रही होंगी, जो 5-10 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड पे जा रही होंगी। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो ज्यादा गाड़ियां होंगी ऐसे 40-50 के आसपास की स्पीड की। अब कुछ तेज गाड़ियां होंगी जो 50, 60, 70, 80, 100 की स्पीड पे जा रही होंगी, बट उनकी नंबर कम होता जाएगा। कुछ होंगी जो 100 के ऊपर भी जा रही होंगी बट उनका नंबर काफी कम है। ठीक है, बट जो मैक्सिमम लोग देखेंगे अगर एवरेज स्पीड 40 है तो 40 के आसपास सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। और ऐसा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं कि कितने व्हीकल्स हैं जिनकी स्पीड करस्पॉन्ड करती है कोई एक वेलोसिटी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑफ स्पीड्स। ठीक है, और अगर मैं कोई भी अगर मुझे जानना है कि ये मेरा v है और ये मेरा v प्लस dv है, तो v प्लस dv के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो मेरा जो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड लाई करती है v और v प्लस dv के बीच में। ठीक है, इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये ग्राफ बेसिकली मुझे दिखा रहा है कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स का स्पीड में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी।